स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी, जिसमें ये जो वीडियो है आपकी खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती दोनों के लिए काम आएगा। इसमें हम फिलहाल करने वाले हैं कि महिला बाल विकास से संबंधित जो नियम कानून है, जो अधिनियम है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो कुछ योजनाएं हैं उस पर हम योजनाओं पर वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्लास ना हो, ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक टोनी प्रताड़ना अधिनियम है ना, छत्तीसगढ़ टोनी का प्रताड़न निवारण अधिनियम 2005 पर बात की थी। वो वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। वो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 15 मिनट का वीडियो है जिसमें कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। आज हम करेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरे वीडियो देख लीजिएगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप ईडीओ की क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ईडीओ के लिए भी हमने बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो कुछ वीडियो तो डल गया है, बाकी पंचायती राज है और बाकी जो आजीविका और ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उस पर जल्दी वीडियो आने वाली है। और यदि आप हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग जो भी पढ़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में सब कुछ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसको क्यों बनाया गया है कि कुछ बालक होते थे। बालक मतलब वैसे बालक जो काम अपने घर से त्याग कर दिए हैं, है ना, या स्कूल नहीं जाते, ठीक है, या फिर बाल श्रम में लिप्त हैं। ऐसे बच्चों को संरक्षण करने के लिए, है ना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बनाया गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम धारा 3 में चलते हैं कि धारा पहला कहता था कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम का नाम क्या है, कहाँ पे यह किस क्षेत्र में यह लागू है, ये सब बातें हैं। तो ये इनका नाम है भारत, इस अधिनियम का नाम है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम और यह पूरे भारत में लागू है। ठीक है, धारा 3 से चलते हैं। तो धारा 3 में देखिए नाम लिखा गया है संरक्षण आयोग, नाम से ही पता है तो इसमें संरक्षण आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, तो धारा 3 क्या कहती है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। कौन करेगा? तो केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा गठन करेगी। केंद्र सरकार जो है अधिसूचना द्वारा गठन करेगी। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि यदि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन गठन करेगा, तो इसके पास सरकार कई बार आपका प्रश्न होता है या फिर कई बार ऑप्शन में रहता है कि केंद्र सरकार, राज्यपाल, लोकसभा या संसद। ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए तो याद रखिएगा लोकसभा या संसद वगैरह है वो केवल नियम को पारित करने का काम करती है, जबकि नियम को ड्राफ्टिंग करना और किसी चीज का गठन करने का काम होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे। अब कौन कौन सदस्य होंगे? देखिए, अब जैसे आप यदि आयोग बना रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई सदस्य तो होगा। एक इसमें अध्यक्ष होगा, बाकी कुछ सदस्य लोग होंगे। तो ये सब कहाँ से आएंगे ये देखते जाइएगा। एक अध्यक्ष जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, याद रखिएगा, एक अध्यक्ष होगा जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो, ऐसे व्यक्ति को हम अध्यक्ष बनाएंगे। हम कहने का मतलब है केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएंगे। 6 सदस्य होंगे जिनमें से कम 2 महिलाएं होनी अनिवार्य है। याद रखिएगा, टोटल 6 सदस्य होगा और 6 महिलाएं, उसमें से 2 महिला अनिवार्य है। इस प्रकार कितना हो गया? तो एक हो गया हमारा प्रेसिडेंट जिसको हम अध्यक्ष बोलेंगे, ठीक है, और 6 हो गए हमारे पास सदस्य, इसको हम बोलेंगे मेंबर। तो टोटल इस समिति में कितने लोगों के द्वारा गठन की जाएगी? तो टोटल 7 लोगों के द्वारा। इसमें एक प्रेसिडेंट होगा और 6 मेंबर होंगे। उस 6 मेंबर में से कम 2 महिला अनिवार्य है। याद रखिएगा, इस 7 में या टोटल, या फिर टोटल 7 बोले या फिर 6 मेंबर में, देखिए याद रखिएगा ये जो अध्यक्ष भी महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष महिला नहीं हो सकती, लेकिन सदस्यों में की बात कहा गया है कि सदस्यों में कम से कम 2 सदस्य तो महिला होना अनिवार्य है। इस 6 में से 2 आपके फीमेल होना अनिवार्य है। ठीक है, ये हमारे फीमेल होना अनिवार्य है। अब ये जो 6 सदस्य आएंगे कहाँ से? तो एक शिक्षा विभाग से आएगा, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण बाल विकास विभाग से एक व्यक्ति लिया जाएगा, किशोर न्याय या उपेक्षित हाशिए का मतलब होता है ऐसे लोग जो किनारे पर है। किनारे मतलब जो हमारी जो भारत इतना विकास कर रही है, इस विकास के अपेक्षा ऐसे लोग जिनका ना तो विकास हुआ है ना, वो लोग अभी भी हाशिए पर है ना, वो भी अभी भी उन पर रूढ़िवादिता उन पर
हावी हुई है, इसको बोलते हैं हम हाशिए पे, जिस पर कोई भी मूलभूत आवश्यकता या फिर मूलभूत अधिकार इनको अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता, ऐसे लोग को हम बोलते हैं हाशिए पर। तो किशोर न्याय या उपेक्षित या हाशिए पर पड़े बच्चों या विकलांगों बच्चों को देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसे हम बनाएंगे क्या चीज, सदस्य बनाएंगे। बाल श्रम या संकटग्रस्त बच्चों के उन्मूलन के लिए जो कार्य किए होंगे उसको हम एक सदस्य बना सकते हैं, ठीक है। बाल मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में जो विख्यात होगा उसे बनाएंगे। और जो बच्चों के संबंध में जो कानून था, याद रखिएगा, जब हम कोई भी आयोग बनाते हैं तो उसका मतलब होता है, उस आयोग का काम होता है कि बाल अधिकारों के लिए काम करे, है ना। बाल अधिकारों के लिए काम करे, तो काम करने के लिए ऐसे योग्य व्यक्ति आने चाहिए। और योग्य व्यक्ति कौन आएगा, जो पहले से एक्सपीरियंस होगा अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्षेत्रों में, उन्हीं को लाया जाता है। इसलिए इस 6 सदस्यों को अलग अलग स्थान से चुना जा रहा है। शिक्षा है, बाल विकास है, किशोर है, बाल श्रम है, बाल मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में जो पारंगत होगा वो, या फिर बच्चों से संबंधित जो कानून की जानता हो या कानून की जान पहचान रखता हो, कानून का ज्ञान रखता हो, उसको हम सदस्य बनाएंगे, ठीक है। तीसरा बात कहता है कि इस आयोग का जो कार्यालय है वो नई दिल्ली अर्थात दिल्ली में होगा, जो देश का हमारा कैपिटल है, राज्य ऐसे। तो इस स्लाइड में हमने क्या जाना कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए एक समिति गठित की जाएगी या फिर एक आयोग गठित किया जाएगा। उस आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्यों को 6 विभाग से लाया जाएगा और इस 6 सदस्यों में से 2 महिला होना अनिवार्य है। अगला स्लाइड है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। यह सीधी सी बात है, यदि आयोग का गठन केंद्र सरकार कर रही है तो सदस्यों और अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो भी केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। तो सदस्यों और अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करेगी। कैसे करेगी, अधिसूचना द्वारा, है ना, गजट में प्रकाशित करके एक नोटिफिकेशन लगाकर वो इन सदस्यों को नियुक्ति करेगी। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी कौन, केंद्र सरकार। याद रखिएगा, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय चयन वाले समिति से होगा। सामान्यतः जो सदस्य होंगे वो तो किन्हीं न किन्हीं विभाग से आ जाएंगे जो पारंगत होगा, लेकिन उनके बीच एक हेड होगा, अध्यक्ष, जो सभी कार्यों के लिए जवाबदेह होगा, उत्तरदायी होगा और उन्हीं के इशारों पर पूरा आयोग को चलना है। ऐसे आयोग की नियुक्ति के लिए 3 सदस्य का एक चयन समिति से गठित किया जाएगा। इस समिति के सिफारिश पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। तो महिला बाल विकास मंत्रालय के विभाग के जो प्रभारी मंत्री रहेंगे, ठीक है, इस 3 सदस्यीय में समिति में शामिल होंगे। अगला है अध्यक्ष और सदस्यों के पदावधि और सेवा की शर्तें। जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी वो कितने दिन तक काम करेंगे चुने जाने के बाद, और उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद ग्रहण करने से 3 वर्ष के लिए ही काम करेंगे। याद रखिएगा, 3 वर्ष के लिए ही काम करेंगे, परंतु 2 कार्यकाल से अधिक नहीं, ठीक है। चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो, यदि ये कोई व्यक्ति है, एक बार प्रेसिडेंट बनकर चुन के आ गया, दूसरी बार और प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया समिति के द्वारा, लेकिन तीसरे बार इनको अनुमति नहीं है, चाहे वो सदस्य हो या अध्यक्ष हो। कोई भी व्यक्ति सदस्य या अध्यक्ष के लिए मात्र 2 ही कालावधि के लिए चुना जा सकता है या उनका नाम सिफारिश किया जा सकता है, ठीक है। कहा हमने सदस्य अध्यक्ष होगा वो मात्र 2 ही कार्यकाल के लिए काम कर सकता है, इसके बाद वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, कोई भी अध्यक्ष या सदस्य, ये अगला पॉइंट है ना, कोई भी सदस्य या अध्यक्ष अन्य सदस्य निम्नलिखित, कोई या तो सदस्य अध्यक्ष निम्नलिखित प्राप्त करने के बाद भी पद पर बना रहेगा। देखिए इसको याद रखिएगा, हमने यहाँ साफ साफ कहा है 3 साल, ठीक है। मान लेते हैं किसी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है 64 साल में हो गई, है ना, 64 साल में अपने को पदभार ग्रहण करता है, तो यहाँ पे नियम लिखा गया है कि 65 वर्ष की आयु, है ना। तो यदि इस अध्यक्ष की आयु 65 वर्ष हो भी जाएगा तब ये अपने पद से रिटायर्ड नहीं होगा, वो अपने 3 साल को पूरा करने के बाद ही, है ना, या फिर जब तक उसे पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक वो उस आयोग का अध्यक्ष या सदस्य रहेगा। सॉरी 65 है ना, 65 साल है तो वो अध्यक्ष होगा। अब सदस्य के मामले में क्या है, यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष पार कर लिया, वैसे तो 60 वर्ष पहले के व्यक्तियों को बनाया जाएगा, मान लेते हैं कोई ऐसा
एक ज्ञानी व मानव है जो महिला बाल विकास या फिर बच्चों के संबंधित कानून को जानकार है। जिस समय उसकी नियुक्ति हुई इस आयोग में, उस समय उनको चल रहा था 59 वर्ष। ठीक है, तो आने वाले 3 साल के लिए वो काम करेंगे, लेकिन जैसे ही 60 साल होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, 60 साल होने के बाद भी वो सदस्य रहेंगे, और जो अध्यक्ष है यदि उनका 3 साल का टेन्योर खत्म नहीं हुआ है, किसी कारण उसको नहीं हटाया गया है, तब भी वो 65 वर्ष प्राप्त करने के बाद भी आयोग पर अपने पद पर बने रहेंगे और सदस्य भी अपने पद पर बने रहेंगे। अब देखिए, अध्यक्ष और सदस्य है अपना त्यागपत्र किनको सौंपेंगे। अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए, याद रखिएगा, केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए अपना हस्ताक्षर सहित इस्तीफा दे सकता है, चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य हो। केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए किसी भी समय जब उन्हें लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तब वो केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देगा। अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, जो भी अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनका वेतन केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा हमने, कोई भी अध्यक्ष है या फिर सदस्य है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी। अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और एक बार फिक्स करने के बाद, ठीक है, एक बार फिक्स करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अध्यक्ष का यदि वेतन फिक्स कर दिया गया 50,000, ठीक है, 50,000 अध्यक्ष का वेतन फिक्स कर दिया गया, मेंबर का 40,000 फिक्स कर दिया गया, तो जब तक उसका कार्यकाल रहेगा तब की स्थिति में उसके वेतन को कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक उनके पैसों में या फिर उनके वेतन में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। अब देखते हैं पद से हटाने का काम का। अध्यक्ष को कब हटाया जा सकता है, जब कदाचार का कोई उन पर आरोप लगे और वो आरोप पास हो जाए, तो केंद्र सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार एक आदेश जारी करके अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। कदाचार बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, अभी बहुत सारे बताऊंगा नीचे, जैसे भ्रष्टाचार है, अपने पद का दुरुपयोग है, और बहुत सारे है ना। ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई केस आ गया, तब केंद्र सरकार एक आदेश द्वारा उनको हटा सकती है। दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा तब भी। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालयों के कर्तव्यों से, है ना, कार्यकाल के दौरान कार्यालयों के कर्तव्यों से बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न है। कहने का मतलब ये है, यदि उनको अध्यक्ष या सदस्य बना दिया गया और वो अपना आयोग न संभाल के कहीं और जाकर काम कर रहे हैं जिससे उसको कुछ पैसा मिल रहा है, ऐसा अगर वो कार्य करने लग जाए तब उनको पद से हटा दिया जाएगा। क्या कहा हमने, यदि कार्यकाल के दौरान कोई भी सदस्य अध्यक्ष अपने काम को छोड़कर बाहर और काम करने जाए जिससे उसको पैसा मिले कहीं से, तो ऐसा जब भी पता चल जाएगा ना, तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा है कार्य करने से इनकार कर देना। पद धारण करने के बाद बोलेगा कि मैं कार्य नहीं करूंगा, तो उसको भी हटा दिया जाएगा। या फिर वो अगर असमर्थ हो जाता है, कई बार होता है कि कोई मानसिक शारीरिक वजह से अध्यक्ष या सदस्य कार्य करने के असमर्थ नहीं है, तभी उसको हटा दिया जाएगा, या इनकार करे तो भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, यदि विकृत दिमाग हो जाएगा, सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाए, सक्षम न्यायालय ये प्रमाण दे दे कि इनका दिमाग घूम चुका है, ये पागल हो गए हैं, या फिर इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, ये काम के लायक नहीं है, ये जिस पद पर है उस पद के लिए ये उपयुक्त नहीं है, ऐसा लिख के देने पर इनको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अपने पद के दुरुपयोग करने पर भी केंद्र सरकार इसको हटा सकती है। किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है, मतलब ऐसा कोई सजा उनको सुना दिया गया है जो केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से सही नहीं है, तब भी उसको पद से हटा दिया जाएगा। आयोग से अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्त किए बिना, मतलब उसको कहीं जाना है, ठीक है, कहीं छुट्टी लेके जाना है और लगातार 3 बैठकों में वो अनुपस्थित रहा बिना अनुमति के। ठीक है, बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति सदस्य बिना अनुमति के यदि आयोग की बैठकों में लगातार 3 बैठकों में शामिल नहीं होता है, तब भी उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक उसको सुनवाई का मौका, ऊपर हमने जितने भी पढ़ा है ना कि उसको इनकार कर दे, असमर्थता रहे, जो रहे, उनको हटाएंगे तो जरूर, लेकिन उसको एक सुनवाई का मौका देंगे।
अगला है अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त हो जाना। कब कैसे पद रिक्त हो सकता है? अभी हमने जस्ट देखा धारा नंबर 6 है ना, धारा नंबर 6 हमने देखा है कि यदि पद रिक्त हो जाता है, पद से निकाल दिया जाता है, त्यागपत्र दे देता है, मृत्यु के केस में या जो भी केस हो, यदि उनका पद रिक्त होगा तब क्या होगा ये देखिए। यदि अध्यक्ष ऐसा जैसे मामला एक सदस्य है ना, धारा 7 में उल्लिखित किसी आयोग के अधीन हो जाता है या धारा 5(2) के अधीन इस्तीफा दे देता है, सीट खाली हो जाता है, तब की स्थिति में क्या होगा? यदि अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, चाहे उसकी मृत्यु हो, इस्तीफा हो, अन्य कोई कारण हो, ऐसी रिक्तियों के प्रावधान के अनुसार नई नियुक्ति करके 90 दिन की अवधि के भीतर भरा जाएगा। सीधी सी बात यह है, यदि उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, स्वयं त्याग पत्र दे दे या कोई कदाचार के मामले में उसको बाहर कर दिया गया है, उसके निकालने के 90 दिन के भीतर, 90 डेज के भीतर नई नियुक्ति करना होता है। ठीक है, 3 महीने के अंदर, 90 दिन कहने का अर्थ है 3 माह, 3 माह के अंदर नई नियुक्ति करना होगा। रिक्तियों आदि के लिए आयोग की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी। अब देखिए ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, याद समझिएगा। रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही में अमान्य नहीं होगी। सबसे पहले ये देख लिए, मान लेते हैं ये हमारा आयोग था, उसमें एक प्रेसिडेंट थे और इसमें 6 सदस्य थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 सदस्य थे, इन्होंने कुछ नियम पारित किया। ठीक है, इन्होंने कुछ नियम पारित किया, ये मान्य हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा केस होता आता है कि एक सदस्य नहीं है या फिर 2 सदस्य नहीं है, प्रेसिडेंट है, तब इनके द्वारा जो नियम बनाया जाएगा वो भी पारित होगा। इस पर कोई भी अन्य थर्ड पार्टी या फिर कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें 6 व्यक्ति होने चाहिए थे, 6 व्यक्ति नहीं थे, 4 ही व्यक्ति थे और नियम पारित कर दिए, तो ये अमान्य है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यदि कुछ पद खाली है और पद खाली होने के दौरान कुछ नियम बनाया गया है या फिर आयोग के द्वारा कुछ नियम कानून पारित किया गया है, शासन को कुछ अपनी क्या बोलते हैं, अपनी सिफारिशें दी गई है, शासन को कुछ सिफारिशें दी गई है, तो उस नियम या सिफारिश को है ना अमान्य नहीं किया जाएगा, यह कहकर कि उसके गठन में एक व्यक्ति कमी थी, 2 व्यक्ति कमी थी। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि इसकी गठन में त्रुटि। मान लेते हैं कि इसमें जो एक सदस्य आना था है ना, नियम विरुद्ध आ गया है ना, गलती से या फिर जानबूझकर जो भी होगा, इसकी जो नियुक्ति है नियम को ताक में रख के कर दिया गया। उसके बाद भी यदि ये व्यक्ति बैठते हैं, नियम कानून बनाते हैं सब मिलकर, तो भी हम क्या करेंगे, इसके द्वारा पास किए गए नियम को हम अमान्य नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति को महिला बाल विकास से आना था, ठीक है, लेकिन महिला बाल विकास से ना लेके शासन ने किसी और विभाग से इनकी नियुक्ति कर दी। ठीक है, उसके बाद कुछ नियम बनाया गया और थर्ड पार्टी ने ये एक कोर्ट में केस लगा दिया गया कि बाल संरक्षण आयोग अधिनियम में एक जो सदस्य है नियम के विपरीत भर्ती हुआ है, अतः उसके कार्यकाल में या फिर उसके द्वारा जितना भी नियम बनाया गया है, उसने जितने भी नियम में मत दिया है उसको अमान्य कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा, है ना। पद खाली रहे या गठन में कोई त्रुटि रहे या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो जिसको नहीं आना था और वो पद में आ गया, या उसके बाद भी यदि कोई नियम कानून पारित होता है तब हम उसको नियम कानून ही मानेंगे, उसको उस नियम को अमान्य नहीं मानेंगे। ऐसा इसका कहने का मतलब है। आयोग की प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता जो मामले में अयोग्यता को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, सेम जैसे बताया हूँ वही बात है। व्यवसाय के लेन देन की प्रक्रिया, जब अध्यक्ष उचित समझे, लेकिन इसकी अंतिम और अगली बैठक के बीच 3 महीनों का अंतर होगा। व्यवसाय मतलब लेन देन, मतलब ये बैठक के बारे में बात कर रहे हैं ना। बैठक कब होगा? जब अध्यक्ष उचित समझे, लेकिन एक बैठक से दूसरे बैठक के जो बीच की जो दूरियां हैं, जो बीच का गैप है, अंतराल है, वो 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैठक कब होगा? जब अध्यक्ष उचित समझे, लेकिन जो अगला बैठक है पिछले वाले बैठक से 3 महीने के अंतराल में नहीं होना चाहिए, मतलब 3 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे बशर्ते वोटों की समानता के मामले। देखिए, जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा, कुछ भी नियम कानून बनाया जाएगा, तो टोटल 7 लोग थे, मैं बताया हूं ना, एक अध्यक्ष थे, बाकी 6 प्रेसिडेंट थे, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने बहुमत से वोट देंगे।
यदि वोट 50-50 हो जाता है, वैसे इसमें 50-50 की चांस तो बहुत कम है क्योंकि 7 लोग हैं, है ना। 50-50 का चांस कम है क्योंकि 7 लोग हैं। प्रेसिडेंट अपना एक स्वयं है, 6 सदस्य हैं। यदि कोई सदस्य का पद रिक्त होता है ना, तब की स्थिति में ये वोट 50-50 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा यदि 50-50 होता है तब जो अध्यक्ष है अपना दूसरा और निर्णायक मत देगा। याद रखिए इसमें साफ लिखा है दूसरा, इसका मतलब ये है कि जब वोटिंग होगी तब अध्यक्ष भी अपना वोट डालेगा, है ना। वो वेट नहीं करेगा कि यदि मैच ड्रा हो जाए तो मैं वोट डालूंगा, ऐसा नहीं होगा। वो पहले वोट डाल देगा। यदि समान हो जाता है वोट, तब की स्थिति में वो दूसरा निर्णायक वोट रख सकता है। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि तो क्योंकि ये 7 लोगों की कमेटी है, 7 लोगों का आयोग है, तो यदि पूरे पद भरे हुए हैं तो कभी भी वोट समान नहीं होगा, ठीक है, कभी भी वोट समान नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि अध्यक्ष ठीक है, यदि अध्यक्ष बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को चुना जाएगा, ठीक है। पहली बात, इसको थोड़ा और लाइन पढ़िए। बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे बशर्ते वोटों की समानता मामलों में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, याद रखिएगा हो सकता है कई बार अध्यक्ष बाहर है ना, या फिर उसका पद खाली है, तब भी कुछ नियम कानून बनेगा। या जब अध्यक्ष रहेगा तो वो तो स्वयं अध्यक्षता करेगा, अगर नहीं रहेगा तब उसके जो बीच के किसी एक व्यक्ति को ऊपर अध्यक्ष बना दिया जाएगा। वही जो अध्यक्षता करेगा उस समिति का या फिर उस बैठक का, वही दूसरा निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या समझा कि अध्यक्ष बैठक लेगा, अध्यक्ष नहीं है तो उसके बीच में उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्षता करने के लिए चुना जाएगा। आयोग के सदस्य, सचिव, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे एक अधिकारी को इस आयोग का सदस्य सचिव बनाएगा। सचिव कहने का मतलब है उस आयोग में जो भी कार्यवाही होगी उसका लिखा पढ़ी करेगा, है ना, उस कंप्लीट उसके काम करेगा। और ये जो होगा ना सचिव, ये अपने अंडर और कर्मचारी रखेगा आयोग के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आयोग के कार्य क्या है अब देख लीजिए। बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना, उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना, केंद्र सरकार को सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट देना, बाल अधिकारों का उल्लंघन का जांच करना, ऐसे मामलों में कार्यवाही शुरू करने के लिए सिफारिश करना। बहुत सारे काम हैं इनके, जैसे अधिकारों के यदि कहीं उल्लंघन हो रहा है ना, बाल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसमें जांच परख करना, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, केंद्र सरकार को सिफारिश भेजना कि यहाँ जो पूर्ववत नियम बना था वो अभी फिलहाल काम नहीं हो रहा है, इसमें और कुछ अपडेट की आवश्यकता है, तो ये सब सिफारिश करने का काम है आयोग का। देखिए आयोग जब बनाया जाता है, देखिए केंद्र सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, है ना, उसको किसी व्यक्ति या फिर किसी व्यक्तियों के समूह का आवश्यकता होता है जो उसमें जांच परख करे, इसीलिए आयोग बनाया जाता है। तो आयोग का काम ही यही है कि केंद्र सरकार को पूरा रिपोर्ट की जानकारी देना कि क्या सही है, क्या क्या गलत है और क्या नए नए चीजें लाई जानी है। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा और ऐसे मामलों की कार्यवाही शुरू करने के लिए वो सिफारिश कर सकता है केंद्र सरकार। आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, यातना या शोषण, अश्लील साहित्य या वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों के आनंद को बाधित, है ना, वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों के आनंद मतलब उसके अधिकार को हनन हो रहा है। आनंद कहने का मतलब है इन सब के कारण, आतंकवाद के कारण, सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिक दंगे के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, घरेलू हिंसा के कारण, HIV एड्स, इन सब के कारण एक बच्चे के मूल अधिकार को यदि बाधित होता है, यदि एक बच्चा जिसका मूल अधिकार है बचपन में खेलना कूदना आनंद लेना, यदि ये बाधित आती है ना, ये सब चीजें बाधित आती है, तो इन सभी चीजों को कारकों को जांच करना और इसका उपचार करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजना भी इस आयोग का कार्य है। अगला कार्य क्या है, तो संकटग्रस्त बच्चे हैं, जो हाशिए पर बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, किशोर, बिना परिवार वाले बच्चे, कैदियों के बच्चे शामिल हैं। ऐसे बच्चों को उपचारात्मक उपाय भी करना, ठीक है, जो संकट में फंसे हैं, हाशिए पर जी रहे हैं, वंचित हैं, कोई भी बच्चा जो कानून को उल्लंघन कर रहा है, इन सब के लिए सकारात्मक उपाय करने का कार्य है बाल संरक्षण आयोग। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना, कि
बाल अधिकारों को और कैसे सजग बनाया जाए, इसमें क्या अपडेट्स किए जाए, क्या नए नए चीज़ों को लाया जाए जिससे बालकों के अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए अनुसंधान करना, खोजबीन करना या विचार विमर्श करना भी इनका काम है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकारों साक्षरता प्रसार करना, प्रकाशन, देखिए बाल अधिकारों का हनन ना हो इसलिए समाज के बीचों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके मीडिया के थ्रू प्रकाशन करना, सेमिनार करना, गांव गांव जाके उनको बताना, है ना, जहां आवश्यकता हो, टीवी हो गया या फिर हमारे फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी है ना, जो भी एक ऐसा साधन है जो आम जनता तक पहुंच सकता है, ऐसे साधनों के माध्यम से जागरूकता फैलाना, प्रचार प्रसार करना किसका काम है? बाल संरक्षण आयोग का। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य अधिकारी के नियंत्रण में किसी किशोर हिरासत गृह या किसी अन्य निवास स्थान या बच्चों के लिए बनी संस्था का निरीक्षण करवाया जाना। ठीक है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के नियंत्रण में कोई किशोर गृह है ना, कोई निवास स्थान है बच्चों को जहाँ रखा जाता है, ऐसे स्थानों का निरीक्षण कर, है ना, वहाँ क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये सब चीज के बारे में बताना, जिसमें किसी सामाजिक संगठन या संचालित कोई संस्था भी, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सरकारी संस्थान हो, कोई सामाजिक संगठन है जो ऐसा संस्था चलाती है जिसमें बच्चों को रखा जाता है, इन सब चीजों में जाकर आपको जांच परख करना और उसके सुझाव के लिए उपाय देना या फिर उनको सिफारिश करना, ये बाल अधिकार का काम है। शिकायतों की जांच करना, बाल अधिकारों को हनन होता है, उल्लंघन होता है, उसको ठीक करना, ये सब चीज काम किसका है? बाल संरक्षण अधिकार आयोग का। इसलिए बच्चों की जो कठिनाई है, नीतिगत नियम है, दिशा निर्देश बनाना है, ये सभी काम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। अगला है पूछताछ संबंधी शक्तियां। एक आयोग के पास, है ना, एक आयोग मतलब बाल संरक्षण आयोग पर हमने जो स्टार्टिंग में जो कमेटी बनाई थी, एक प्रेसिडेंट और 6 सदस्य, इनके पास क्या पावर है ये बताना है इसमें। तो आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मुकदमे सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, है ना। ये अपना एक कोर्ट रूम बनाकर जो भी आरोपी होगा उस पर सुनवाई कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को बुलाना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाना, उसकी जांच पर करना, ये कर सकते हैं। किसी दस्तावेज का खोज कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, किसी अदालत या कार्यालय में से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड की प्रतियां मंगवा सकते हैं, गवाहों या दस्तावेज की जांच के लिए कमीशन जारी करना। ठीक है, तो ये सब काम किसका है? बाल संरक्षण आयोग का। आयोग के पास किसी भी मामले को उस मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति होगी। आयोग के पास किसी भी मामले को उस मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति होगी। जांच के बाद क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए अभी हमने क्या देखा, वो जाएगा गांव गांव घूमेगा, किशोर गृह जाएगा, जहां बच्चे को रखे वहां जाएगा, जांच परख करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जांच पड़ताल करेगा, किसी व्यक्ति को हाजिर करेगा, गवाह बुला सकता है। ठीक है, उसके बाद यदि पता चल गया तब क्या कदम उठाएगा? तो आयोग इस अधिनियम के तहत आयोजित जांच के पूरा होने की निम्नलिखित में से उठाएगा। क्या क्या? जहां जांच से आयोग को गंभीर प्रकृति के बाल अधिकारों के उल्लंघन या उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधान के उल्लंघन का पता चलता है, तो वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को अभियोजन की इस तरह कार्रवाई के लिए सिफारिश कर सकता है। पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को ऐसी अंतरिम राहत देने के लिए भी सरकार को सिफारिश भेज सकता है कि इनका नुकसान हुआ है, कृपया इनका कुछ जीवनोपार्जन के लिए कुछ पैसा दिया जाए। बाल अधिकार संरक्षण हेतु राज्य आयोग का गठन, जिस प्रकार हमने सीखा था केंद्र का, उसी प्रकार राज्य में होगा, सेम होगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको फास्ट पढ़ के निकाल दूंगा। राज्य आयोग का गठन करेगा राज्य सरकार। राज्य आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, तो एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, जो बच्चों के कल्याण बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। 6 सदस्य होंगे जिसमें से 2 महिलाएं होंगी। सेम जो हमने केंद्र सरकार का पढ़ा है वो राज्य सरकार में है, इसको हम एक्स्ट्रा पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं होगी। इसमें अंतर यहाँ पे आ जाएगा कि राज्य सरकार का जो मुख्यालय होगा वो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तय करेगी कि राजधानी में होगा या किसी शहर में होगा। मेन अंतर यहाँ ये था कि केंद्र सरकार ने हमको बता दिया था कि वो दिल्ली में ही होगा, लेकिन यहाँ राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप जहाँ उसको मुख्यालय रखना चाहते हो अपने हिसाब से रखना। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अध्यक्ष, उनकी जो सदस्य है उनकी नियुक्ति कैसे होगी ये भी सेम है। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की जो अवधि है, काल अवधि है, 3 साल के लिए होगी। उसके बाद वो लोग दो कार्यकाल तक कार्य करेंगे। ठीक है,
ये सब 65-60 वर्ष तक वो लोग काम करते रहेंगे, ये सब हमने बता दिया, वो सेम है, आपको एक्स्ट्रा बढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ राज्य सरकार आएगा वहाँ केंद्र सरकार लिख लीजिए, और जहाँ केंद्र सरकार आएगा वहाँ राज्य सरकार प्रतिस्थापित करके इस नियम को आप याद कर सकते हैं। सेम नियम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसका वेतन भत्ता और अधिसूचना ये सब इतना सेम। अब देखते हैं आगे, इतना हमारा नया है। बाल न्यायालय, बच्चों के खिलाफ अपराधों या बाल अधिकारों के उल्लंघन की त्वरित सुनवाई प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा कम से कम एक अदालत निर्दिष्ट करेगी। ठीक है, एक अदालत बनाएगा बाल न्यायालय के लिए। राज्य या प्रत्येक जिले के लिए उक्त अपराधों की सुनवाई के लिए एक सत्र न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगा, बशर्ते इस धारा की इसमें कोई लागू ना हो। बशर्ते इस धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा यदि पहले से कोई न्यायालय है तब। ठीक है, पहले से बाल संरक्षण के लिए यदि कोई न्यायालय है तो वो यथावत चलेगी, है ना। मौजूदा किसी जिले में, किसी राज्य में यदि न्यायालय पहले से कार्यरत है इस विषय पर, तो भी वो यथावत बना रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है बाल न्यायालय का बनाया जाएगा, राज्य सरकार बनवाएगी। ठीक है, इसके इससे चर्चा करने के बाद तो मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की चर्चा उपरांत या फिर उसे सलाह मशवरा कराने के बाद एक न्यायालय बनाया जाएगा, जिसमें बालकों की समस्या को सुना जाएगा। यदि पहले से न्यायालय बना गया है तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है, पहले से उसी न्यायालय में काम हो जाएगा। लोक विशेष लोक अभियोजक, प्रत्येक बाल न्यायालय के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करेगी या एक ऐसे वकील को नियुक्त करेगी जो कम से कम 7 वर्षों का वकील के रूप में अभ्यास करा। लोक अभियोजक का मतलब है कि ये राज्य सरकार की ओर से बच्चों के वकीलों के रूप में काम करेगा, है ना। ये मतलब राज्य सरकार का वकील होगा जो इस प्रकार की यदि कोई बात आती है तो बाल न्यायालय में जाकर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा और सरकार की पक्ष में रहकर कार्य करेगा। उसके लिए क्या दिया गया है, तो कम से कम 7 वर्ष की वो वकील हो। ये प्रश्न अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि वो 7 साल का वकील के रूप में काम किया। अगला है अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य अधिकारों का लोक सेवक होना। जो अध्यक्ष होंगे या सदस्य होंगे वो सभी लोक सेवक समझे जाएंगे। ठीक है, अध्यक्ष, सदस्य और अन्य जो अधिकारी हैं वो सब लोक सेवक समझे जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा निर्देश, यदि इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग राष्ट्रीय उद्देश्यों की संबंधी नीति के प्रश्नों पर ऐसा निर्देशों का पत्र, सबसे मेनली यह है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही बाल संरक्षण आयोग कार्य करेगा। यदि केंद्र सरकार और आयोग के बीच कोई विवाद होता है, याद रखिएगा, यदि केंद्र सरकार और आयोग के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कोई प्रश्न राष्ट्रीय उद्देश्यों के संबंधित नीति का प्रश्न है या नहीं है, इस पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम हो। मान लेते हैं केंद्र सरकार और राज्य और आयोग ने कुछ नियम बनाया, है ना, उसमें केंद्र सरकार का मतभेद हो गया कि हम ये नहीं पालन करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो अंततः जिसके पास पावर, किसके पास नियम बनाने का, निर्णय लेने का, केंद्र सरकार। साफ बात कि यदि मतभेद होता है केंद्र सरकार और आयोग के बीच तो केंद्र सरकार का नियम अंतिम व बाध्यकारी। ये था हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।